नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहले सबसे में हम आपको बताएंगे कि कारगिल विजय दिवस मनाने लद्दाख जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 26 जुलाई को द्रास में होगा भव्य कार्यक्रम। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर को कई सौगात, हिमाचल के तर्ज पर अनमोल बेटी योजना, लद्दाख के लिए केंद्र ने खोला खजाना। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक 2 जगहों पर ड्रोन घुसपैठ, करोड़ों की हेरोइन बरामद। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे इंडिया के सामने हम कुछ नहीं, भारत का बजट देख पाकिस्तानी हैरान, अपने ही देश को बताने लगे फिसड्डी। पांचवी खबर में हम आपको बताएंगे नीट मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी मांगे माफी, बीजेपी ने बोला हमला। यहाँ दोस्तों इस प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको यह प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा, आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का हो रहा विकास और राहुल गांधी को मांगनी चाहिए छात्रों से माफी, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। करते पहली बड़ी खबर की तरफ। कारगिल विजय दिवस मनाने लद्दाख जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 26 जुलाई को द्रास में होगा भव्य कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को लद्दाख के कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ का हिस्सा बनेंगे। यह जानकारी लद्दाख के उपराज्यपाल एवं सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा ने दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी तैयारियों का जायजा भी लिया है। 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में पाकिस्तान को परास्त करने के बाद हर साल कारगिल दिवस मनाया जाता है। इस साल रजत जयंती के मौके पर कारगिल जिले के द्रास में 24 से 26 जुलाई तक कई समारोह होंगे और 26 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी इसका हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेना की और देश के लिए खुशी की इस मौके पर 26 जुलाई को द्रास में होने जा रहे भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कारगिल युद्ध स्मारक जाएंगे और सेना के जवानों से मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी इस दौरान शहीद जवानों के परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले जवानों के बीच दिखाई दिए हैं। अब इस कार्यक्रम में वो सेना के जवानों के साथ गए होंगे। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में और नियंत्रण रेखा LOC पर यह युद्ध लड़ा गया था। युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया था और ऑपरेशन विजय के एक हिस्से के रूप में टाइगर हिल और अन्य चौकियों पर फिर से कब्जा करने में सफल रही थी। तो आप यह समझते कि कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को देने वाले कड़ा संदेश, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुको अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर को कई सौगात, हिमाचल की तर्ज पर अनमोल बेटी योजना, लद्दाख के लिए केंद्र ने खोला खजाना। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को बजट में कई सौगात की घोषणाएं की गई है। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर अनमोल बेटी योजना शुरू करने की घोषणा की गई। इसके तहत BPL परिवार की छात्राओं को पढ़ाई के लिए 5,000 रुपए सालाना छात्रवृत्ति का प्रावधान होगा। बजट में शिक्षा, खेल तथा पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार यानी 23 जुलाई को जम्मू कश्मीर का 1.18 लाख करोड़ रुपए का बजट लोकसभा में पेश किया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत 3.50 लाख व्यवसाय को 3,50,000 व्यवसायिकों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जम्मू कश्मीर 20 राष्ट्रीय स्तर के खेलों की मेजबानी करेगा। इसमें विभिन्न खेलों के देश भर से नामी खिलाड़ी प्रदेश में खेलने आएंगे। बजट में पर्यटन पर भी फोकस रखा गया है। खासकर जम्मू संभाग में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई है। दोस्तों अगर आप यह मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू का हो रहा विकास, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुको तक बड़ी खबर की तरफ। भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक 2 जगहों पर ड्रोन घुसपैठ, करोड़ों की हेरोइन बरामद। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन घुसपैठ हुई है। भारत पाकिस्तान सीमा में अनूपगढ़ के पास रावला में 2 किलो और अनूपगढ़ गांव 30 APD में 4 किलो हेरोइन बरामद हुई है। भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक 2 गांवों में बरामद हेरोइन की कीमत 30 करोड़ रुपए है। दरअसल BSF और पुलिस की ओर से यहाँ संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया गया था। यहाँ गांव 30 APD का मामला है। वही BSF को मंगलवार शाम को भी 10 करोड़ रुपए की हेरोइन मिली है। दोस्तों अगर आपको भी भारत की सेना पर भरोसा, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुको अगली बड़ी खबर की तरफ। इंडिया के सामने हम कुछ नहीं, भारत का बजट देख पाकिस्तानी हैरान, अपने ही देश को बताने लगे फिसरी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई मंगलवार को बजट 2024-25 पेश किया। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला आम बजट है। इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 90,000 करोड़ रुपए, तो शिक्षा के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया। भारत के भारी भरकम बजट को देखकर पड़ोसी पाकिस्तान के लोगों को हैरान कर दिया है। भारत का बजट देख पाकिस्तान के लोगों ने अपनी ही सरकार को कोसना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के यूट्यूबर शोएब चौधरी ने भारत के बजट को लेकर पाकिस्तानी लोगों से बात किया और
उनकी राय जानने की कोशिश की। सोहेब से बात करते हुए हमजा ने बताया कि पाकिस्तान में तो बच्चा पैदा करने पर सरकारी अस्पताल परिजनों को लूट लेते हैं। हमजा ने कहा कि भारत तो छोड़िए, पाकिस्तान तो बांग्लादेश से भी पीछे है। उन्होंने कहा कि अस्पताल तो छोड़ दीजिए, उनके घर में बिना एसी चलाए 28,000 रुपए हर महीने का बिल आता है। अस्पताल के बाहर खड़े लोगों से जब सोहेब ने पूछा तो हर किसी ने बताया कि एक भी दवा अस्पताल में नहीं मिलती है। तो आप यह मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत हो रहा है मजबूत? तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। खबर की तरफ, नीट मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी मांगेंगे माफी, बीजेपी ने बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि संसद की मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। नीट पेपर लीक मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। राहुल गांधी ने नीट मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जमकर आरोप लगाया। अब इस बयान के बाद भाजपा ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए। बीजेपी ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या वो नीट से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माफी मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी 2024 से संबंधित मामले पर 23 जुलाई को सुनवाई हुई। अदालत ने मंगलवार को परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग करने वाली याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। अदालत के मुताबिक इस बात के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया था। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के फैसले के बाद विपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन पर अपने कड़े शब्दों से विश्व स्तर पर भारत की परीक्षा को बदनाम करने का आरोप लगाया। मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनके शब्दों का चयन संसद की गरिमा और विपक्ष के नेता के पद की गरिमा का उल्लंघन है। दोस्तों, आप यह मानते कि राहुल गांधी को मांगना चाहिए माफी? तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली खबर की तरफ, मोदी 3.0 का बजट देख चीन की उड़ी नींद, अब भारत के सिर बंधेगा ताज। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि मोदी 3.0 का पहला बजट देश और दुनिया के सामने आ चुका है। इस बजट को देखकर चीन की रातों की नींद उड़ चुकी है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की है, जिससे विदेशी कंपनियों को भारत में पैसा लगाने या यूं कहे निवेश करने में मदद मिलेगी। साथ ही भारत को दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनाने में यह फैसला काफी योगदान कर सकता है। वास्तव में सरकार ने यह फैसला विदेशी कंपनियों को रिझाने के लिए लिया है, ताकि वो चीन को छोड़ भारत में ज्यादा निवेश करे। साथ ही ग्लोबल सप्लाई चेन चीन से शिफ्ट होकर भारत से जुड़ जाए। उम्मीद है की जा रही है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के टारगेट को हासिल करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। साथ ही विदेशी कंपनियों के लिए टैक्स कटौती में इस प्रयास में काफी मदद मिल सकती है। यह बजट भारत को ग्लोबल इकोनॉमिक प्लेयर बनने में मदद करेगा। इसमें FDI को आकर्षित करने पर जोर दिया गया। खुद को ग्लोबल फैक्ट्री या यूं कहे कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में स्थापित करके भारत न केवल अपने लोकल मार्केट्स के लिए उत्पादन करना चाहता है, बल्कि दुनिया के लिए प्रोडक्शन करना चाहता है। निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष के लिए बजट की घोषणा करते हुए कहा कि देश की जरूरत के हिसाब से विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए मैं विदेशी कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव करती हूँ। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि मोदी सरकार 3.0 में भारत जल्द बनने वाला है दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, ब्रिटिश विदेश सचिव लेमी आज 2 दिवसीय भारत दौरे पर जयशंकर से किए मुलाकात, FTA पर चर्चा संभव। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि ब्रिटिश के विदेश डेविड लेमी बुधवार यानी आज भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर है। लेमी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच शाम को व्यापक बातचीत में लंबे समय से लंबित भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA और ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियों पर नई दिल्ली की चिंताओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा दोनों के बीच रूस यूक्रेन संघर्ष और मध्य पूर्व की स्थिति सहित गंभीर वैश्विक चुनौतियों पर भी चर्चा विमर्श करने की संभावना है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की लेबर सरकार के सत्ता में आने के बाद दोनों पक्षों के बीच यह पहली उच्च स्तरीय बैठक होगी। ब्रिटिश विदेश सचिव का वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी मिलने का कार्यक्रम है, जिसके दौरान दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने की संभावना है। जानकारी के अनुसार दोनों पक्ष पहले ही लगभग 90% व्यापार समझौते पर सहमत हो चुके हैं, लेकिन शेष 10% में ऑटोमोबाइल और स्कॉच विस्की पर आयात शुल्क और व्यापारिक के लिए वीजा जैसे कई पेचीदा मुद्दे शामिल है। हालांकि दोनों पक्ष जल्द से जल्द वार्ता समाप्त करने के लिए तैयार है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश PM स्टारमर के बीच 6 जुलाई को फोन पर बातचीत हुई थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच FTA का मुद्दा उठा था। भारत सरकार के यह रीड आउट में कहा गया है कि दोनों नेता पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को
पूरा करने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत के बाद यूके सरकार ने एक बयान जारी किया जिसमें सीएम स्टार्मर ने कहा कि वह एक ऐसे समझौते को समाप्त करने के लिए तैयार है जो दोनों पक्षों के लिए काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर उभर कर आ रहा है सामने, तो वीडियो लाइक कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। खबर की तरफ, युवाओं के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बजट एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो हर साल भारतीय सरकार द्वारा पेश किया जाता है, जिसमें सरकारी नीतियों, वित्तीय योजना और आर्थिक वित्तीय विवरण शामिल होते हैं। यह दस्तावेज देश की आर्थिक स्थिति, वित्तीय वर्ष का बजट, विभिन्न सेक्टरों में आवंटित धनराशि और आर्थिक नीतियों का एक समृद्ध विवरण प्रदान करता है। इसमें विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि के लिए आर्थिक अनुदान तय किया जाता है और वित्त योजना के माध्यम से विकास मार्ग चित्रित किया जाता है। बजट में किसानों के लिए युवाओं को ध्यान में रखा गया है। हम आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर चुकी है। इस बजट में किसानों से लेकर युवा और महिलाओं को ध्यान में रखा गया है। बजट की 9 प्राथमिकता रोजगार से लेकर एग्रीकल्चर तक है। बजट 2024 में निर्मला सीतारमण ने युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश की शीर्ष कंपनियों में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए हर महीने इन युवाओं को 5,000 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा। यह मासिक भत्ता प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 12 महीने के लिए होगा, जिसके दौरान युवा इन कंपनियों में इंटर्नशिप कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार के अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा है। प्रस्ताव के तहत युवाओं के रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की 5 योजनाओं को मंजूरी दी गई। बजट में कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान है, जबकि उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन की घोषणा है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है, जो शहरी और ग्रामीण भारत में समाहित है। अगर आप यह समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व भारत के देशवासियों के लिए लिए जा रहे कई अहम फैसले, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली खबर की तरफ, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक दहशतगर्द ढेर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कोविड इलाके में बुधवार यानी 24 जुलाई को भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। कुपवाड़ा में हुए इस एनकाउंटर में सेना का एक जवान घायल भी हो गया है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। पिछले कुछ हफ्तों से लगभग हर दिन जम्मू कश्मीर के किसी न किसी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सेना ने एलओसी पर घुसपैठ की कई कोशिश को नाकाम भी किया। कुपवाड़ा में मंगलवार यानी 23 जुलाई को भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बल आतंकवाद विरोधी अभियान चला रहे, इस दौरान उनका सामना आतंकियों से हो गया, जिसके बाद जिले के लोरबा इलाके में एनकाउंटर शुरू हो गया। कश्मीर संभाग की पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा के लोरबा में त्रिमुख टॉप के पास आतंकवादियों की उपस्थिति की जानकारी मिली, जिसके बाद अभियान शुरू किया गया। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले आतंकियों के जरिए भारत में लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। पूंछ जिले में सेना ने मंगलवार तड़के नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर आतंकवाद घुसपैठ की कोशिश नाकाम किया, इस दौरान आतंकियों और सेना के जवानों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि भारत की सेना एक आतंकी को चुनकर करेगी सफाई, तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ, 2026 में होगा शामिल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि वॉस्को स्थित गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि GSL ने भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 2 P11356 युद्धपोत से पहले युद्धपोत त्रिपुट को मंगलवार को जल वातावरण किया। यह युद्धपोत अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित है। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने युद्धपोत का जल वातावरण किया, जबकि उनकी पत्नी रीता पिल्लई ने इसे त्रिपुट नाम दिया। नौसेना ने उप प्रमुख YS एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय सिंह, भारतीय नौसेना की युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण के नियंत्रण एडमिरल B शिव कुमार इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों से शामिल थे। राज्यपाल पिल्लई ने कहा, हमारी नौसेना किसी भी देश की चुनौती का सामना करने और अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है। भारतीय नौसेना की भूमिका दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि आज के बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में राष्ट्र कई चुनौतियों का सामना करते हैं। युद्धपोत का जल वातावरण हमारे हितों के रक्षा के लिए देश की तैयारियों और प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रदर्शन है। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि भारत की सेना की बढ़ती ताकत देख चीन और पाकिस्तान की छूटेंगे पसीने, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते बड़ी खबर की तरफ,
श्रावण मास में काशी आने वाले भक्तों को ना हो कोई परेशानी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि श्रावण मास के दौरान काशी आने वाले बाबा के भक्तों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए, उन्हें किसी भी दशा से परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रमुख शिवालयों सहित पूरे शहर में चौक चौबंद साफ सफाई के साथ ही प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था की जाए। साथ ही सुरक्षा सहित यातायात की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी सर्किट हाउस सौभागर अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ श्रावण मास की व्यवस्था एवं विकास परियोजना की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन समस्याओं के निस्तारण में पूरी तत्परता बरते जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इसमें गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पारदर्शिता अवश्य हो। उन्होंने शासन के जन कल्याणकारी योजना का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाने पर खास जोर देते हुए कहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी इससे वंचित न रह पाए। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजना को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर मानक के अनुरूप गुणवत्ता के साथ पूरा कराए जाने हेतु कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को भी निर्देशित किया। वाराणसी में निर्माणाधीन परियोजना को समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले में मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य को शीघ्रता से शुरू कराए जाने के लिए कहा। युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, पीएम पैकेज के तहत वित्त मंत्री ने 1.48 करोड़ रुपए की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 घोषणा करते हुए बताया कि युवाओं के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए की है। इसमें रोजगार, कुशलता और अगले 5 साल के लिए स्कीम के तहत ये घोषणा कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 13 लाख युवा रोजगार की ओर अग्रसर है, इसलिए सरकार बेहतर माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल उन्होंने 2 लाख करोड़ का एक पूरा आउटल बताया। इसके साथ ही उन्होंने घरेलू संस्थाओं में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख करोड़ की घोषणा कर दी। बजट 2024-25 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, भारत में महंगाई कंट्रोल में है। इसके साथ उन्होंने कहा कि बजट के जरिए रोजगार और स्किल पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं लागू करेगी। ये EPFO में नामांकन पर आधारित होंगे और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं का समर्थन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस मंत्री के प्रधानमंत्री मोदी के अंतर्गत भारत नई ऊंचाई को छू रहा है तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुको तक बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने लक्ष्मबर्ग के प्रधानमंत्री से की बात, यूक्रेन पर बोले हम शांति के समर्थक। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्मबर्ग के अपने समकक्ष ल्यूक फ्रीडेन से बात की। इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश क्षेत्रीय वैश्विक शांति और स्थिरता के समर्थक है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि फ्रीडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें बधाई देने के लिए फोन किया था। लक्समबर्ग के पीएम फ्रीडेन ने यूक्रेन में संघर्ष समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। बयान में कहा गया कि पीएम फ्रीडेन ने संघर्ष की खात्मे और शांति एवं स्थिरता को शीघ्र बहाल करने में भारत की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि फ्रीडेन के साथ उनकी सार्थक बातचीत हुई और उन्होंने व्यापार, निवेश, वित्तीय सेवाओं और औद्योगिक निर्माण के क्षेत्र समेत भारत लक्समबर्ग संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश बनने के लिए नाते हम क्षेत्रीय वैश्विक शांति और स्थिरता का समर्थन करते हैं। वहीं फ्रीडेन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन पर उनकी सार्थक बातचीत हुई और उन्होंने भारत को अपने देश के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हम अपने घनिष्ठ संबंधों को मजबूत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता जताई। हमने साझा हितों को भू राजनीतिक मुद्दों, शांति और स्थिरता की दिशा में काम करने के लिए अपने लक्ष्य पर भी चर्चा की। दोस्तों, अगर आप ऐसे मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक मंच पर बढ़ रही है भूमिका तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत इकलौता देश जहाँ संस्कृति विरासत इतनी संपन्न, यूनेस्को समिट में बोले भारत के राजदूत। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यूनेस्को के वार्षिक समिट में भारत ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा ने अपने संबोधन में देश की संपन्न सांस्कृतिक विरासत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत सदियों से संस्कृति महाशक्ति के रूप में स्थापित रहा है। विश्व धरोहर समिति की वार्षिक बैठक में यूनेस्को ने विश्व धरोहर से संबंधी सभी मामलों को प्रबंधन करने और विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लेते हैं। विश्व धरोहर समिति सत्र का उद्घाटन रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में हुआ। ये अहम समिट 31 जुलाई 2024 तक चलेगा। भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत
का जिक्र करते हुए भारत के राजदूत विशाल वी शर्मा ने कहा कि भारत एक सांस्कृतिक महाशक्ति है। उन्होंने कहा भारत में संस्कृत से संस्कृति, संस्कृति से संस्कार और संस्कार से संस्कार, जहाँ संस्कार सिखाया जाने परंपरा रही है। भारत की संस्कृति दुनिया के लिए एक संदेश है और यही संदेश भारत की विरासत है। इस बीच यूनेस्को में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में होने वाली यह विश्व धरोहर समिति या हर भारतीय परिवार का